हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर आप सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन को समझना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो सबसे पहले आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है वो पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए, जिसको हमने इन 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी आती है, तभी आप सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। इन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था, वहां पर हमने एक आइसोलेटेड एटम लिया था जिसे हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम बोल रहे थे। ये हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, मींस आइसोलेटेड एटम है, जो कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इस आयन स्टेट n0 r वेक्टर कॉमा t में प्रेजेंट है। मींस टाइम t इक्वल टू 0 पर इस आइसोलेटेड एटम की जो आयन स्टेट है वो n0 r वेक्टर कॉमा t है, और इस आयन स्टेट के कोरोस्पोंडिंग जो एटम की एनर्जी है वो En0 है। अब हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर में इसमें हम इस आइसोलेटेड एटम के ऊपर परटर्बेशन अप्लाई कर रहे थे, बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाकर। मान लीजिए हमने यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई, जिसे हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन बोल रहे थे और जिसे हम डिनोट कर रहे थे H-T से। तो जब हम इस टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन H-T को इस आइसोलेटेड एटम के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, तो होगा क्या, ये परटर्बेशन इस सिस्टम में परटर्बेशन पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एटम जो है इस इनिशियल आयन स्टेट को छोड़कर एक दूसरी आयन स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, जिसको हमने नाम दिया था r वेक्टर कॉमा t, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू थी वो हमारे पास Em0 थी। तो स्टूडेंट्स, वहां पर हमने एक टर्म डिफाइंड की थी जो कि थी ओमेगा mn, वो किसके बराबर थी, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस डिवाइडेड बाय h कट के बराबर थी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इस n0 r वेक्टर कॉमा t को हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां पर आप देखिए n0 r वेक्टर कॉमा t को हमने वहां पर रिप्रेजेंट किया था n0 r वेक्टर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस आटा En0 t बाय h कट से। ये हमारे पास इनिशियल आयन स्टेट थी टाइम t इक्वल टू 0 पर, और बाहर से परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद सिस्टम ने इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन करी थी, और टाइम t इक्वल टू t पर सिस्टम की जो आयन स्टेट होगी वो हमारे पास ये होगी। और r वेक्टर कॉमा t को हमने वहां पर कैसे रिप्रेजेंट किया था, r वेक्टर कॉमा t को हमने लिखा था समेशन m am1t n0 r वेक्टर कॉमा t से, जहां पर am1t जो है इस आयन स्टेट के कोरोस्पोंडिंग टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट से, और am1t की जो हमने वैल्यू निकाली थी वहां पर वो निकाली थी am1t इज इक्वल टू 1 अपॉन आटा h कट इंटीग्रेशन 0 टू t h डैश mn एक्सपोनेंशियल आटा ओमेगा mn t dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, जहां पर h डैश mn जो है वो ब्रा m0 r वेक्टर h डैश कैट n0 r वेक्टर के बराबर था, और ओमेगा mn जो है वो इसके बराबर था यहां पर। तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के इस आयन स्टेट में r वेक्टर कॉमा t आयन स्टेट में जो प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी थी, जिसे हमने वहां पर pm1 से डिनोट किया था, pm1t से डिनोट किया था। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन दिस आयन स्टेट एट टाइम t इक्वल टू t। वो किसके बराबर थी, वो इक्वल टू थी हमारे पास ये am1t जो टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हैं इनके मॉड के स्क्वायर के बराबर थी। ये हमने वहां पर कैलकुलेट किया था, pm1t की वैल्यू कैलकुलेट की थी
इन टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये सारा काम हम वहां पर कर चुके हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में। तो आज के इस लेक्चर में हमें करना क्या है, सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में हमने करना क्या है। जब हमने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस की थी तो वहां पर हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि जो हमारा परटर्बेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है। मींस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एच डैश टी है वो वहां पर हमने डिस्कस नहीं किया था कि परटर्बेशन जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। क्या वो टाइम के साथ बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, क्या वो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज हो रही है, ये हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ये देख के चलेंगे कि जो हमारा परटर्बेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, क्या वो स्लोली वेरी हो रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और उस वेरिएशन का, इस परटर्बेशन के टाइम के साथ वेरी होने का इस प्रोबेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में पढ़ेंगे। जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एच डैश टी विद टाइम बहुत कम होगा, बहुत लेस होगा, वेरी वेरी लेस होगा, उसे हम बोलेंगे सडन अप्रोक्सीमेशन। और सडन अप्रोक्सीमेशन के केस में ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन दिस आयन स्टेट, वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो हम फाइंड करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन की, उसमें हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ परटर्बेशन है एच डैश टी वो बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज है, तो उस केस में हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या, एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। मींस हमें सडन अप्रोक्सीमेशन के लिए भी इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है और एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए भी इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider an unperturbed system isolated atom। तो सबसे पहले हम एक unperturbed system कंसिडर करेंगे, मींस एक आइसोलेटेड एटम कंसिडर करेंगे। लेट phi n 0 r वेक्टर कॉमा t इज इक्वल टू phi n 0 r वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा e n 0 t बाय h कट बी द आयन स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा आइसोलेटेड एटम है, मींस ये जो हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर phi n 0 r वेक्टर कॉमा t स्टेट में है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू है वो En0 है। तो यहां पर हमारे पास sin 0 r वेक्टर कॉमा t जो है वो इसके बराबर होगा। लेट h डैश t बी द टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन द गिवन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम फॉर टाइम t डैश सच दैट 0 t डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन t। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के ऊपर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन h डैश t अप्लाई करेंगे और h डैश t जो है वो कब तक अप्लाई होगा, 0 से लेके t टाइम तक अप्लाई होगा। मींस जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हमारा जो परटर्बेशन होगा h डैश t वो 0 होगा, h डैश t जो है वो 0 होगा फॉर टाइम t डैश इक्वल टू 0, और h डैश t जो है वो 0 होगा कब, जब t डैश इक्वल टू t होगा। मींस जब एटम इस स्टेट में होगा, यहां पर होगा, इस आयन स्टेट में होगा, तब हमारे पास h डैश t 0 होगा, और जब एटम ट्रांजिशन कर चुका होगा फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद t इक्वल टू t टाइम पर, यहां पर हमारा h डैश t जो है वो इक्वल टू 0 होगा। बट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t के बीच में जो हमारा परटर्बेशन है वो नॉन जीरो होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे h डैश t विल बी नॉन जीरो फॉर t डैश ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन t। मींस जो परटर्बेशन है वो 0 और t टाइम के बीच में ही अप्लाई होगी। टाइम t इक्वल टू 0 पर परटर्बेशन 0 होगी और टाइम t इक्वल टू t पर परटर्बेशन 0 होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी द आयन स्टेट ऑफ सिस्टम आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एट टाइम t विल बी psi m r वेक्टर कॉमा t इज इक्वल टू समेशन m am1t sin 0 r वेक्टर कॉमा t। तो स्टूडेंट्स टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद
जो सिस्टम की स्टेट है वो चेंज हो जाती है। सिस्टम जो है इस आयन स्टेट से इस आयन स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है और इस आयन स्टेट को हम साइम आर वेक्टर कॉमा टी से डिनोट कर रहे थे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू थी वो EM0 थी। और इस आयन स्टेट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था समेशन m AM1t साइन 0 आर वेक्टर कॉमा टी, जहां पर AM1t जो है वो टाइम डिपेंडेंट कोएफिशिएंट से कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आयन स्टेट। और उन टाइम डिपेंडेंट कोएफिशिएंट्स का जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी लेक्चर में, वो था AM1t is equal to 1 upon iota h cut integration 0 to t h dash mn exponential iota omega mn t dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहां पर h dash mn जो है वो ब्रा फाई एम 0 आर वेक्टर h dash फाई एन 0 आर वेक्टर के बराबर था। तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं ब्रा फाई एम 0 h dash t फाई एन 0 कैट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। h डैश जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो h डैश के साथ हमने ब्रैकेट में टाइम लगा दिया है। और फाई एम 0 आर वेक्टर को सिंप्लिसिटी के लिए हम फाई एम 0 लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड रहता है कि फाई एम 0 जो है वो आर वेक्टर का फंक्शन है। इसी तरह से फाई एन 0 आर वेक्टर को हम सिंप्लिसिटी के लिए फाई एन 0 लिख देते हैं। ये अंडरस्टूड रहेगा कि फाई एन 0 जो है वो आर वेक्टर का फंक्शन है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। और ओमेगा एम एन जो है वो EM0 माइनस EN0 बाय h कट के बराबर था। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेट डी बाई डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी। इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी, फिर टी का जो कॉफिशिएंट है आइटा ओमेगा एम एन वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आइटा ओमेगा एम एन। इस आइटा ओमेगा एम एन को आप नीचे भेज देंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आइटा ओमेगा एम एन डी बाई डी टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी आ जाएगा। आइटा ओमेगा एम एन जो है वो नीचे जा चुका है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो इस एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी जो है वो इसके बराबर निकल के आया है फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे यूजिंग 4 in 1 वी गेट AM1t is equal to 1 upon iota h cut integration 0 to t h dash mn। इसकी जगह पर हम पुट कर रहे हैं ये 1 upon iota omega mn d by dt एक्सपोनेंशियल iota omega mn t, और साथ में हमारे पास है dt, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हम iota omega mn बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा iota into iota iota स्क्वायर h cut omega mn iota स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहां पर आप सिंपली -1 लिख दीजिए और इंटीग्रेशन 0 टू टी एच डैश एम एन डी बाई डी टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी आ जाएगा। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है, इसे हम फर्स्ट u मान लेते हैं, और ये सेकंड फंक्शन है, इसे हम v मान लेते हैं। तो यहां पर हम u इंटू वी रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है इंटीग्रेशन u v dt इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन du बाई dt इंटीग्रेशन v dt, और इस सारे के लिए यहां पर dt आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहां पर आप लिखेंगे AM1t इज इक्वल टू -1 अपॉन h कट ओमेगा mn, इसे यहां से रद्द कर देते हैं। तो यहां से देखिए यहां पर हम लगा देते हैं एक बड़ी ब्रैकेट। तो पहले क्या है हमारे पास u है हमारे पास h डैश एम एन, वो ऐसे आ जाएगा यहां पर h डैश एम एन। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा पूरा ये है d बाई डी टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी, और यहां पर हम लिमिट्स लगा देते हैं और साथ में dt भी आएगा, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू टी यहां पर। उसके बाद है हमारे पास माइनस साइन, माइनस वाले टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस। उसके बाद है इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 टू टी। उसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स du डी एच डैश एम एन बाई डी टी। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स d बाई डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी, और इसे हम डाल देते हैं एक करली ब्रैकेट में, और यहां पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर पहले हम dt लगा देते हैं, उसके बाद यहां पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके AM1t का सिंपल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। उस सिंपल एक्सप्रेशन को फाइंड करने के बाद हम बात करेंगे सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के बारे में नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने am1t को यहां तक फाइंड कर लिया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी, और यहां पर भी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा, -1/h ओमेगा एम एन, एच डैश एम एन ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ, एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to t, माइनस इंटीग्रेशन 0 to t डी एच डैश एम एन बाई डी टी ऐसे ही रहेगा। यहां पर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी आ गया, तो यहां पर ये वाला लास्ट वाला dt हमारे पास रह जाएगा। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी पर्टर्बेशन है वो टाइम t डैश इक्वल टू जीरो पर जीरो है, और जो हमारी टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन है h डैश t वो टाइम t डैश इक्वल टू t पर जीरो है। बट हमारा जो h डैश एम एन है वो ब्रा फाई एम जीरो h डैश t कैट फाई एन जीरो के बराबर है। तो अगर h डैश t टाइम जीरो पर और टाइम t इक्वल टू t पर जीरो है तो h डैश एम एन भी जीरो और t टाइम पर जीरो होगा, क्योंकि h डैश एम एन जो है वो h डैश t पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर इस टाइम t इक्वल टू जीरो पर h डैश t जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर h डैश एम एन भी जीरो होगा, और टाइम t डैश इक्वल टू t पर हमारा h डैश t जीरो है और यहां पर h डैश एम एन भी जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 की हमारा जो h डैश एम एन है जो कि इसके बराबर है, जो कि h डैश t पर डिपेंड कर रहा है, वो जीरो होगा t डैश इक्वल टू जीरो पर, और जीरो होगा कब t डैश इक्वल टू t पर। तो यहां पर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे h डैश एम एन की जो वैल्यू होगी t टाइम पर वो जीरो होगी, और h डैश एम एन की जो वैल्यू होगी जीरो टाइम पर वो जीरो होगी, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी हमारे पास। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट am1t इज इक्वल टू -1/h कट ओमेगा mn। ये पूरी टर्म जीरो हो गई है क्योंकि ये h डैश mn की वैल्यू t और जीरो पर रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमारे पास जीरो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 6। जीरो माइनस ये वाली पूरी टर्म जो है वो ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पर। तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/h कट ओमेगा mn इंटीग्रेशन 0 to t d by dt h डैश mn एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t dt, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन psi m r वेक्टर कॉमा t in state at time t due to first order time dependent perturbation is given as pm1t is equal to mod of am1t square। तो ये आपको पहले भी बताया था टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी वाले लेक्चर में कि सिस्टम के इस स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी टाइम t पर वो कितनी होगी, उसे हम pm1t से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि इक्वल टू होगी मॉड ऑफ am1t के स्क्वायर के बराबर। तो अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको am1t के मॉड का स्क्वायर करना होगा, और am1t का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तब आपको am1t की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, और उस एग्जैक्ट वैल्यू को आप यहां पर पुट करके इस प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। बट इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं d by dt ऑफ h डैश mn है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ h डैश mn यहां पर है, वो हमें पता नहीं है कि h डैश mn जो है वो किस रेट से वेरी हो रहा है। h डैश mn जो है वो h डैश t पर डिपेंडेंट है। हमें पता नहीं है कि जो हमारा पर्टर्बेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, तो हम h डैश mn टाइम के साथ कैसे वेरी होगा वो भी हमें पता नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए कि जो टाइम के साथ हमारा पर्टर्बेशन है h डैश t और टाइम के साथ जो हमारा h डैश mn है वो कैसे वेरी कर रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टू अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। तो इस am1t के जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है जिसमें टाइम डेरिवेटिव है h डैश mn का, इसे सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम दो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है सडन अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक है हमारे पास एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन मेथड। उन दोनों अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमारे पास am1t की अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी, और उन दो अलग अलग वैल्यूज को यहां पर पुट करके हम
इस प्रोबेबिलिटी के दो अलग अलग एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे। एक फाइंड करेंगे सडन अप्रोक्सीमेशन के लिए और एक फाइंड करेंगे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो आप यहां पे लिखेंगे नाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ PM1T वी हैव टू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6। तो अगर आपको PM1T का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि मॉड ऑफ AM1T के स्क्वायर के बराबर है, तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन नंबर 7 में 7 आएगा यहां पर, इक्वेशन नंबर 7 में आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। टू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7 वी कैन अप्लाई फॉलोइंग टू अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। नंबर 1 सडन अप्रोक्सीमेशन, नंबर 2 एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। अब हम इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एक होगा हमारे पास सडन अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक होगा हमारे पास एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड से AM1T की एक अलग वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू को यहां पर पुट करके हम प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इस अप्रोक्सीमेशन के लिए। फिर इस एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम AM1T की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को यहां पर पुट करके सडन एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए भी इस प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। और ये काम हम बारी बारी से करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस AM1T के राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम जो पहला अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे वो होगा सडन अप्रोक्सीमेशन। सडन अप्रोक्सीमेशन में हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, इन दिस अप्रोक्सीमेशन वी अज्यूम दैट परटर्बेशन H' इज अप्लाइड टू द सिस्टम फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो सडन अप्रोक्सीमेशन में हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने परटर्बेशन अप्लाई की है H' सिस्टम के ऊपर वो बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई की है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें H' का विद टाइम t, तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, जो हमारे पास टाइम इंटरवल होगा जब तक हमारी परटर्बेशन सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगी 0 से लेकर t तक, वो बहुत ही छोटा होगा। अगर ये टाइम इंटरवल छोटा है तो जो H' के चेंज होने का रेट जो होगा टाइम के साथ वो कुछ इस प्रकार से होगा। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ H' विद टाइम जो है वो काफी ज्यादा होगा। तो इस केस में जो d/dt H' होगा वो वेरी वेरी लार्ज होगा, क्योंकि हमने यहां पर परटर्बेशन को बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया है, जिसकी वजह से परटर्बेशन जो है वो टाइम के साथ बहुत फास्टली चेंज होगी। तो यहां पर इस अप्रोक्सीमेशन में हमारा मेन जो चीज है वो ये रहेगी, अगर d/dt ऑफ H' बहुत बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हमें पता है H'(mn) जो है वो φm0 H' φn0 के बराबर होता है। तो अगर H' टाइम के साथ बहुत बहुत लार्ज वैल्यू में चेंज हो रहा है तो हमारा H'(mn) भी टाइम के साथ बहुत बहुत लार्ज वैल्यू में चेंज होगा, क्योंकि H'(mn) जो है वो H' पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो d/dt ऑफ H'(mn) होगा वो भी बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास है सडन अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। तो इस केस में हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमारा d/dt ऑफ H'(mn) है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये वैल्यू ज्यादा होने की वजह से हम इस टर्म के कंपैरिजन में क्या करेंगे, डोमिनेट मान के चलेंगे कि ये जो हमारी टर्म है फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म है 7th इक्वेशन के इंटीग्रेशन में, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो डोमिनेट करेगी सेकेंड टर्म को। तो ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे इस सडन अप्रोक्सीमेशन में। इंटीग्रेशन में हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सडन अप्रोक्सीमेशन केस में ये टर्म जो है वो इस टर्म के ऊपर डोमिनेट करेगी। तो यहां पर आप लिखेंगे इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ H' विद टाइम इज वेरी वेरी लार्ज, दैट इज d/dt ऑफ H' और d/dt ऑफ H'(mn) इज वेरी वेरी लार्ज। क्योंकि H' जो है वो बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई किया है, तो d/dt H' जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। H' जो है वो यहां पर H'(mn) के एक्सप्रेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर H' का टाइम डेरिवेटिव बहुत बहुत ज्यादा है तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ H'(mn) भी बहुत बहुत ज्यादा होगा। इन दिस केस द टर्म d/dt H'(mn) विल डोमिनेट ओवर द टर्म एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mnt इन इक्वेशन 7, सो वी कैन ट्रीट द टर्म एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn एज कांस्टेंट इन इक्वेशन 7। तो सडन अप्रोक्सीमेशन केस में इस टर्म को हम
कांस्टेंट मान के चलेंगे तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास am1t का एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/h ओमेगा mn एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में रह जाएगा 0 to t d by dt h dash mn dt। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इसे सॉल्व करके, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ये वाला फंक्शन बच जाएगा, मींस h dash mn बच जाएगा। तो आपके पास मिलेगा am1t इज इक्वल टू 1/h ओमेगा mn एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t। इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह पर आ जाएगा h dash mn, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो इस 9th इक्वेशन को 8th इक्वेशन में यूज करते हैं। यूजिंग 9 in 8 वी गेट pm1t इज इक्वल टू मॉड ऑफ am1t। am1t की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है, तो यहाँ पर am1t की वैल्यू पुट करते हैं 1/h ओमेगा mn एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t h dash mn का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका हमें स्क्वायर करना है, तो नीचे देखिए h कट का स्क्वायर आ गया, ओमेगा mn का स्क्वायर आ गया, ऊपर मॉडुलस ऑफ h dash mn का स्क्वायर आ गया। अब जो एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t का मॉडुलस होता है वो हमारे पास 1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा का मॉडुलस लेना है तो वो क्या हम कैसे लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। तो यहां पर हमारे पास ये सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा का मॉडुलस जो है वो 1 होता है, थीटा की जगह चाहे कुछ भी लिखा हो। यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा mn t लिखा है, तो एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t का मॉडुलस भी हमारे पास 1 होगा और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा। तो ये टर्म जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन दिस स्टेट psi m r वेक्टर कॉमा t स्टेट एट टाइम t, वो हमारे पास ये होगा अकॉर्डिंग टू सडन अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमने इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, और इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया है सडन अप्रोक्सीमेशन मेथड से। आइए बात करते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेथड से, जिससे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड है हमारे पास एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन सडन अप्रोक्सीमेशन का रिवर्स है, उल्टा है। यहां पर हम पर्टर्बेशन को शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे थे, जबकि यहां पर हम पर्टर्बेशन को लार्ज टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करेंगे सिस्टम के ऊपर। तो h dash t का अगर हम t के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो जो h dash t टाइम के साथ वेरी होगा वो बहुत स्लोली वेरी होगा, इस तरह से वेरी होगा। तो हम ये मान सकते हैं ये हमारे पास ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये d by dt ऑफ h dash t को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में जो h dash t के चेंज होने का रेट होगा विद टाइम, वो क्या होगा? बहुत बहुत स्मॉल होगा, इज वेरी वेरी लेस। तो अगर h dash t का टाइम डेरिवेटिव वेरी वेरी लेस है तो हमारे पास h dash mn का टाइम डेरिवेटिव भी वेरी वेरी लेस हो जाएगा। और आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि d by dt ऑफ h dash mn जो है वो वेरी वेरी लेस हो जाएगा इस केस में, क्योंकि h dash mn जो है वो h dash t पर डिपेंड करता है। तो इस केस में हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो हमारी टर्म है फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के केस में हमारी सेकंड टर्म एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t जो है वो डोमिनेट करेगी इस टर्म के ऊपर। अब की बार हम इस टर्म को कांस्टेंट मान के चलेंगे, अब की बार हम इंटीग्रेशन में इस टर्म को रखेंगे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के केस में। तो यहाँ पर हमारे पास लाइंस आप लिख दीजिए यहाँ पर। इन दिस अप्रोक्सीमेशन वी अज्यूम दैट परटर्बेशन h dash t इज अप्लाइड टू द सिस्टम फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम था, यहाँ पर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम आ गया। इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ h dash t विद टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज d by dt ऑफ h dash t, और d by dt ऑफ h dash mn जो है वो बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल के लिए जो हमने अप्लाई किया है पर्टर्बेशन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से h dash t जो है वो टाइम के साथ बहुत स्लोली चेंज होगा। In this case, the term exponential iota omega mn t will dominate over the term d by dt h dash mn in equation 7, and we can treat the term d by dt h dash mn as constant. तो इस केस में जो हमारा ये सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के ऊपर डोमिनेट करेगा, और इस टर्म को हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, और इस टर्म को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन में हम सिर्फ इसको रहने देंगे। इस केस में हमने सडन अप्रोक्सीमेशन केस में हमने इसे कांस्टेंट मान के चले थे और इसे हमने इंटीग्रेशन में रखा था, जबकि यहाँ पर हम उल्टा करेंगे। am1t इज इक्वल टू 1/h का ओमेगा mn d by dt h dash mn को हमने बाहर ले लिया,
अंदर रह जाएगा हमारे पास 0 to t एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t dt। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है सिंपली, और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके am1t की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर पुट करनी है 8th इक्वेशन में। तो हमें इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए, और वो हम फाइंड करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने am1t के एक्सप्रेशन को यहां तक सॉल्व कर लिया था। आइए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t, और जो t का कोफिशिएंट है आइटा ओमेगा mn वो नीचे आ जाएगा बाहर 1/h कट ओमेगा mn d बाई dt h डैश mn ऐसे ही रहेगा, और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to t यहां पर। अब हम क्या करेंगे, इस t की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t, फिर माइनस करके इस t की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, और इस एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा को हम e की पावर आइटा थीटा लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल को हम e की पावर में एक्सप्रेस करके चलेंगे तो हमारे पास आएगा e की पावर आइटा ओमेगा mn t। पहले हमने t की जगह पर t पुट किया तो ये आ गया हमारे पास, माइनस e की पावर में 0 आ जाएगा। जब हम t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, मींस e की पावर 0 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आइटा ओमेगा mn ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, इस आइटा ओमेगा mn t पावर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। आइटा ओमेगा mn t बाई 2 मल्टीप्लाई e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2, t बाई 2 जो है वो t ही होता है। तो इस t को हमने t बाई 2 में स्प्लिट कर दिया, और इस 0 को भी हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से। e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2 मल्टीप्लाई e की पावर माइनस आइटा ओमेगा mn t बाई 2। ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की पावर है, दोनों पावर सेम है, तो ये ऐड होकर 0 बन जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा। हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस e की पावर 0 को हम इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2, e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2 कॉमन आ गया। अंदर आ जाएगा हमारे पास ये ओमेगा mn भी नीचे से बाहर ले लीजिए, अंदर आ जाएगा हमारे पास e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2 माइनस ये टर्म रह जाएगी अंदर e की पावर माइनस आइटा ओमेगा mn t बाई 2, और नीचे हमारे पास आइटा रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 आइटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा mn t बाई 2 लिखा हुआ है, तो ये पूरा टर्म जो है वो साइन फंक्शन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, साइन ओमेगा mn t बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर ओमेगा mn t बाई 2 है, और ये टर्म जो है वो साइन थीटा के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसकी जगह पर ये आ गया, और इस वाले 2 को हम ओमेगा mn के नीचे भेज देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास am1t की वैल्यू आएगी 1/h कट ओमेगा mn d बाई dt h डैश mn e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2। इस 2 को हमने नीचे भेज दिया ओमेगा mn बाई 2, और इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर हमारे पास ये आ गया, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो am1t का इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास ये आ चुका है, और अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं जो कि हमारे पास pm1t इज इक्वल टू मॉड ऑफ am1t का स्क्वायर, जो कि 8th इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, am1t की वैल्यू को 11th इक्वेशन से उठाकर 8th में डालेंगे। यूजिंग 11 in 8 वी गेट pm1t इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इस पूरी टर्म का आपने मॉडुलस करना है, ऊपर आपने स्क्वायर कर देना है। तो 1/h कट स्क्वायर ओमेगा mn स्क्वायर आ जाएगा, 1/h कट स्क्वायर ओमेगा mn स्क्वायर आ जाएगा, d बाई dt h कट h डैश mn मॉडुलस का स्क्वायर लिख देंगे, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का जो मॉडुलस है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है e की पावर आइटा थीटा जो है का मॉडुलस जो है वो 1 होता है। तो e की पावर आइटा ओमेगा mn t बाई 2 का मॉडुलस भी 1 होगा। आइटा के साथ कोई भी टर्म लगी हो उसका जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करके लिख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा mn t बाई 2, और नीचे ओमेगा mn बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम होगा इन साइम r वेक्टर कॉमा t एट टाइम t इक्वल टू t, वो हमारे पास इतना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो ये भी एक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का पार्ट था आज वाला टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर। I grew up in a place where they told you what to chase,
told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I